हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाऊंगी जो बार बार एग्ज़ाम में आए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को आज मैं उठाकर आपके सामने लाई हूँ। ठीक है, वो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और संभावित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप लोग को देखिएगा कितना बेनिफिट पहुँचाएगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दूंगी। तो आइए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। अगर दूसरे नंबर पे बोले तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथे में आर्गन है, पाँचवें में नियोन है, छठे में हीलियम है, सातवें में क्रिप्टॉन है, आठवें में जेनोन है और नौवें में हाइड्रोजन है। ये क्रमानुसार है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है। इसके बाद जैसे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आर्गन, इसके बाद नियोन, इसके बाद हीलियम, इसके बाद क्रिप्टॉन, इसके बाद जेनोन, इसके बाद हाइड्रोजन। 9वां नंबर पर हाइड्रोजन है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? तो अगर अक्रिय गैस सर्वाधिक पूछेगा तो आर्गन हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस अक्रिय गैस आर्गन है, जबकि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितना? 80%। ठीक है, 80%। वहीं अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन पाया जाता है 0.93%। ठीक है, आर्गन पाया जाता है 0.93% वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? तो देखिए, सर्वाधिक पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन हो जाएगा, जबकि सबसे भारी अक्रिय गैस हो जाएगा जेनोन। कौन सा गैस हो जाएगा? जेनोन। जेनोन जिसे अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जेनोन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे भारी अक्रिय गैस अगर पूछेगा तो वो रेडोन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रेडोन हो जाएगा। और रेडोन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडोन गैस एक अक्रिय गैस है लेकिन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो ये पाया कहाँ जाता है? आइए इसे देखते हैं। रेडोन गैस भूकंप के समय पाया जाता है। जब भूकंप होता है तो उससे निकलता है रेडोन गैस। फिर हम लोग ढकार लेते हैं तो उसमें रेडोन गैस निकलता है। गहरा कुआं में रेडोन गैस निकलता है। बंद कमरे, बहुत दिनों से कोई कमरा बंद है उसको जब खोलिएगा तो रेडोन गैस निकलेगा। टंकी में, पानी के टंकी में रेडोन गैस निकलता है। बहुत दिनों से कोई कपड़ा रखा हुआ है कहीं बांध के, उसको खोलिएगा तो उससे जो गंदा जैसा स्मेल आता है वो रेडोन गैस है। ठीक है, क्रिप्टॉन को गुप्त गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टॉन को गुप्त गैस कहा जाता है। हमारे वायुमंडल का सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। कौन सा है? हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। हमारे वायुमंडल का सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सा है? जब सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगा, जो दूसरा सर्वाधिक हल्की गैस है। ठीक है, पहला तो हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा हीलियम हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था 1972 में। 1972 में ही शेर प्रोजेक्ट भी लाया गया था। ठीक है, शेर संरक्षण कब लाया गया था? शेर संरक्षण अधिनियम, तो ये 1972 में ही लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। बाघ प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1973 में। कब लाया गया था? 1973 में। जबकि शेर संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। संकटापन जातियाँ है, कौन कौन सा है? तो ये बाघ जो है वो संकटापन जातियाँ है। कस्तूरी मृग भी संकटपन में आ गया है, इंडियन बस्टर्ड भी। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जबकि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लावा के नाम से। और पृथ्वी के अंदर यही पिघला पदार्थ रहे तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अंदर रहे तो मैग्मा, पृथ्वी के बाहर आ जाए तो उसे लावा कहते हैं। माता टीला बांध
किस नदी पर, बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में। कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। प्राणहिता और शाबरी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये? तो गोदावरी की है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम की पहाड़ी से निकलती है। मिट्टी का निर्माण सामान्यतः होती है किस घटना के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का निर्माण दो प्रकार से होता है। एक होता है अस्थाई, अस्थाबंध मिट्टी, ठीक है। एक होता है अस्थाबंध मिट्टी और दूसरा होता है हस्तांतरित मिट्टी, ठीक है। तो हस्ताबंध मिट्टी किसे कहा जाता है? अस्थाबंध मिट्टी उसे कहा जाता है जो कि स्थानीय चट्टानों से निर्माण होती है। जिस मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों से होती है, मतलब चट्टान भी वही हो और मिट्टी का निर्माण भी वही हो, तो उसे अस्थाबंध मिट्टी कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर आप देख सकते हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब स्थानबद्ध मिट्टी के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर हम स्थानांतरित मिट्टी की बात करें तो वो ऐसे मिट्टी हैं जिसका जनक चट्टान कहीं और का है लेकिन मिट्टी का निर्माण कहीं और हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप जलोढ़ मिट्टी को देख सकते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को आप देख सकते हैं। जलोढ़ किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़ स्थानांतरित मिट्टी है, हस्तांतरित मिट्टी। जबकि काली मिट्टी कैसी है? तो काली मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी महत्वपूर्ण है जो पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किसके निर्माण के लिए उपयुक्त है? तो ये केसर उत्पादन के लिए, ठीक है। केसर भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन वृक्ष के किस भाग से होता है? तो वर्तिकाग्र से होता है। कहाँ से होता है? वर्तिकाग्र से होता है। खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है। खंभात की खाड़ी में ही दो द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अलियाबेट एंड खलियाबेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो अलियाबेट एंड खलियाबेट द्वीप। अलियाबेट और खलियाबेट द्वीप है, ठीक है। किस खाड़ी में है? तो खंभात की खाड़ी में है। और ये जो अलियाबेट खलियाबेट है ये भारत का प्रथम अपतटीय पेट्रोलियम कुआं है, ठीक है। अलियाबेट खलियाबेट भारत का प्रथम अपतटीय पेट्रोलियम कुआं है। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है निकोबार। कहाँ है? निकोबार। ये एकमात्र जनजाति है जो 2024 वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, अर्थात अपना मतदान किए थे। ये बीपीएससी क्वेश्चन में आया भी था कि सोमपेन आदिवासी कौन सा आदिवासी है जो लोकसभा इलेक्शन में मतदान किए थे? तो ये सोमपेन आदिवासी हैं। कहाँ पाया जाता है? निकोबार में। बादल अवस्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? क्षोभ मंडल में। कहाँ पाया जाता है बादल? तो क्षोभ मंडल में। बरसात कहाँ से होता है? क्षोभ मंडल में। और अगर आपसे पूछेगा कि एरोप्लेन किस मंडल में चलता है? तो एरोप्लेन चलाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ चलाया जाता है? समताप मंडल में एरोप्लेन चलाया जाता है। अगर संचार की बात करें तो संचार किस मंडल में चलाया जाता है? जो संचार के लिए जो कोई उपग्रह भेजा जाता है तो किस मंडल में भेजा जाता है? आयन मंडल में भेजा जाता है। किस मंडल में भेजा जाता है संचार संबंधित उपग्रह? तो आयन मंडल में संचार संबंधित उपग्रह भेजा जाता है। वहीं अगर आपको वायुयान उड़ाने की वो बोल रहे हैं कि देखिए समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाया जाता है, लेकिन आपसे हेलीकॉप्टर पूछा था कि हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। कहाँ उड़ाया जाता है? क्षोभ मंडल में। अगर वहीं आपसे ओजोन परत के बोले तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 99% समताप मंडल में पाया जाता है और थोड़ी बहुत मात्रा इसका क्षोभ मंडल में पाया जाता है, लेकिन इसका आंसर समताप मंडल ही होगा क्योंकि सर्वाधिक समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, ठीक है। जबकि संचार संबंधित उपग्रह कहाँ भेजा जाता है? तो आयन मंडल में भेजा जाता है। और बादल का निर्माण किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। मौसम परिवर्तन किस मंडल से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल से संबंधित है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फिरवानी समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? फिरवानी समिति के सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की शुरुआत कब हुई? कहाँ से हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे नरेगा या फिर मनरेगा के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नामक स्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नामक स्थान से हुई थी। किस अधिनियम से? तो इसका अधिनियम आया था 2005 में। कब आया था?
तो इसका अधिनियम आया था 2005 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। आया था 2005 में, लेकिन 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। और अगर 2006 में तो केवल 200 गाँव 200 जिला में ही लागू हुआ था, लेकिन पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो पूरे देश में ये लागू हुआ था 2008 में। कब लागू हुआ था? 2008 में। और इसका नाम बदल के मनरेगा कब किया गया? तो इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई। किस अधिनियम के तहत? तो 2005 के अधिनियम के तहत 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 2008 को लागू हुआ। नरेगा से मनरेगा नाम कब बदल कर रखा गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम में सूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10। जबकि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेदों की संख्या 321 थी। कितनी थी? 321 थी। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 10 है। ठीक है। कितनी थी मूल संविधान में? 8 थी, और वर्तमान में कितनी है? 10 है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। वर्तमान में कितनी है? तो 470 प्लस है। ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो इन्हें बनाया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री। कौन से विभाग के मंत्री बनाया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाया गया था। ठीक है। वहीं अगर हम बात किया जाए इससे संबंधित कुछ और जानकारी अगर हम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री तो उन्हें बनाया गया था, लेकिन श्रम मंत्री का विभाग, श्रम मंत्री किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था जगजीवन को। किसे दिया गया था? जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग ये क्वेश्चन। अगर वहीं आपसे कुछ और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो संचार, अगर आपसे बोला है संचार विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? तो संचार विभाग का मंत्री बनाया गया था अब्दुल रब निस्तार को। किसे बनाया गया था? अब्दुल रब निस्तार को। अगर वहीं आपसे स्वास्थ्य मंत्री बोला जाए कि अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री किसे सौंपा गया था? तो स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? गजनफर अली को। वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो वित्त मंत्री बताइए, लियाकत अली को बनाया गया था, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है। तो वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? लियाकत अली को बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। घोषणा कब हुआ था अंतरिम सरकार का? तो घोषणा हुआ था 24 अगस्त को। कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन घोषणा हुआ था, लेकिन गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किया गया है? तो कितना विषय प्रदान किया गया है पंचायती राज को? 29 विषय। कितना विषय प्रदान किया गया है? 29 विषय प्रदान किया गया है। अगर वहीं नगर पालिका की बात किया जाए तो नगर पालिका को कितना विषय दिया गया है? तो नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है। कितना विषय दिया गया? 18 विषय, जबकि पंचायती राज को 29 विषय। ठीक है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 1 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है? 1 वर्ष के लिए होती है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा के, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाए कितने सदस्य हो गए? 22 हो गए लोक लेखा समिति में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो? तो बताइए आप लोग, कौन कौन सी स्वतंत्रता है जिसकी बात की गई है संविधान में? तो ये स्वतंत्रता हो जाएगा आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। न्याय, तो न्याय है 3 प्रकार के, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय
सामाजिक न्याय, समानता, समानता 2 प्रकार के कौन कौन से समानता, तो एक अवसर की समानता, एक प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य है? 11 प्रकार की। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है गांधार कला। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो कल मैं अपलोड कर दूँगी।